मैं कमिंग सर। आइए, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम। बैठिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए, सर बिना नाम, ठीक जात, ठीक बेटा, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय का उल्लेख किए। ठीक है बेटा। सर मैंने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया है सर, और 2010 में। और सर अभी मैं जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। और सर मेरी हॉबी है सर रीडिंग बुक्स ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। गुड। एज जीएसटी इंस्पेक्टर आपने कब ज्वाइन किया? सर दिसंबर 2015। किस एग्जाम के थ्रू आप आए? सर एसएससी सीजीएल। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने बीटेक कर रखा है। यस। उसी फील्ड में एक्सेल करने के लिए बहुत कुछ था आपके पास, यस सर। क्यों नहीं टिके आप वहाँ पर? सर मैंने ज्वाइन किया था, एक्सेंचर ज्वाइन किया था सर कॉलेज से पास आउट करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट में। लेकिन सर वहाँ जाने के बाद मुझे लगा, जब लोगों से बात किया मैं और कुछ लोगों से मिला जो सिविल सर्विसेज में थे भी, तो फिर मुझे लगा कि मेरी रुचि वहीं पे ज़्यादा है और वहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ वर्क भी ज़्यादा है। ऑल्दो सर जो आईटी कंपनी का जॉब था वो मुझे एक स्टेबिलिटी और एक कैरियर पाथ दे रहा था, बट सर डाइवर्सिटी ऑफ वर्क काफ़ी कम था। मुझे लगा सर सिविल सर्विसेज में मुझे सीखने की अपॉर्चुनिटी और समाज को सर्व करने की दोनों से ज़्यादा मिलेगी सर, इसलिए मैंने सरकार के बहुत से संसाधन आप पर खर्च किए गए जी सर। बीटेक करने के दौरान। आपके गार्जियन ने भी जी सर। बहुत सारे पैसे खर्च किए, 4 साल 5 साल आपको। यस। बाहर आप रहे होंगे, किस कॉलेज से आपने किए हैं? सर मैंने बर्धमान यूनिवर्सिटी से किया है, वेस्ट हाँ। बंगाल से। कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल में है सर, वेस्ट बर्धमान बंगाल। डिस्ट्रिक्ट में। यस। तो आप सोचिए जरा कि वो सब व्यर्थ चला गया सर डाइवर्सिटी की तलाश में। बहुत सारी डाइवर्सिटी वहाँ भी आपको मिलती। सर व्यर्थ तो नहीं किया है इस मायनों में कि वहाँ जो मैंने स्किल्स सीखा है और जो एनालिटिकल एबिलिटी जो मैंने वहाँ पे गेन की। जब आप जीएसटी इंस्पेक्टर थे यस सर। तो उस एनालिटिकल एबिलिटी का इस्तेमाल कुछ आप कर पाए क्या? यस सर। एक जो सेट प्रॉस्पेक्ट था जो आपको दिया गया, एक ढर्रा दे दिया गया, एक तरीका दे दिया, उसी पे आप काम करते रहे, वसूलते रहे होंगे जीएसटी। सर मैंने जो मेरी नॉलेज थी इंजीनियरिंग की और मेरे जॉब की, टेक्निकल जॉब की, उसका मैंने काफ़ी उपयोग किया है सर। सर उदाहरण के तौर पे सर हमारे यहाँ रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा काम होता है और एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो है रिपोर्टिंग में वेस्ट होता है सर। तो वहाँ पे मैंने जो कंपनी में सीखा था और इंजीनियरिंग के दौरान कोडिंग सर, एक्सेल कोडिंग, उसके लिए मैंने एक टूल्स बनाया जिसके थ्रू सारे रिपोर्ट को एक साथ कंपाइल किया जा सकता है और ऑनलाइन व्यू किया जा सकता है। तो सर वो जो भेजने की जो रेट समय लगता था लोअर चैनल से अपर चैनल तक, वो सर काफ़ी रिड्यूस हो गया और काफ़ी मैन पावर सर उसमें सेव हो गया। कैसे मान लें? कोई प्रमाण आपके पास है? कभी पुरस्कृत किया आपके विभाग ने? सर प्रमाण तो नहीं है मेरे पास। पुरस्कृत किया कभी उसने? नो सर। सर वैसे जैसे आईटी कंपनी में सर कोई प्रशस्ति पत्र वगैरह मिला है आपको? नो सर। फिर ये तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हुई। आप कुछ भी बोल दीजिए, हम लोग तो जानते नहीं बिल्कुल। यस सर। चलिए, सोशियोलॉजी विषय ही क्यों आपने चुना वैकल्पिक विषय के तौर पर? सर दो कारण थे इसके। एक तो कारण था कि सब्जेक्ट से एक फेमिलियरिटी मुझे लगा कि सोशियोलॉजी से है, और चूंकि मैं जॉब कर रहा था तो मुझे एक ऐसा ऑप्शन चुनना था जिससे मुझे कम समय लगे और जिसको मैं बिना किसी डेडिकेटेड ट्यूटर के खुद से भी कर सकूं। तो बीइंग ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा पहले से मुझे पता है, तो वो मुझे आसान लगा और मुझे सेल्फ स्टडी करके मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सर सोशियोलॉजी चुना। और भी कई विषय वाले जो इतिहास पढ़ कर के आ रहे हैं, यस। जो राजनीति विज्ञान पढ़ कर के आ रहे हैं, वे दोनों भी यही बोल रहे हैं जो आप बोलते हैं। सर हो सकता है वो उनके लिए सच हो क्योंकि उनका ओरिएंटेशन उस ओर ज़्यादा हो सर। तो सर मुझे जो एक ही बात सबके लिए सच है। ये आप नहीं बोल रहे हैं कि सिलेबस छोटा है, कमीशन ज़्यादा अंक दे रहा है या ज़्यादा अंक मिल रहे हैं इधर। यस सर, सिलेबस भी कम था, ये भी एक कारण था सर। ये कारण था। यस।
प्रशासन में कैसे उपयोगी होगा ये विषय जब आप करियर के दौरान जब आप डिप्टी कलेक्टर होंगे? सर सोशियोलॉजी ने हमें ये सिखाया है कि जो कॉमन सेंस की बातें होती है जो साधारणतः हम लोग देखते हैं, और सोशियोलॉजी उन कॉमन सेंस प्रेमिसेस को भी एक फील्ड ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक एग्जामिन करके उसको ये बताता है कि वो सही है या गलत। समाज में बहुत सारे सुपरस्टिशन हैं हमारे सोसाइटी में, तो उनको एक साइंटिफिक वे में उसको एक रीज़न के बेसिस पे वो देखेगा कि वो सही है या गलत। और समाज में जितने वल्नरेबल सेक्शंस है सर, उनके बारे में भी सर मुझे पढ़ने को मिला, उनकी क्या समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या बता दीजिए। सर अनएम्प्लॉयमेंट सर, और इलिटरेसी और अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं सर। इन दोनों को दूर करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? सर इलिटरेसी के लिए जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है सर, तो उसका बहुत अहम योगदान होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और उत्तर प्रदेश में भी सर यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन को चलाया जा रहा है। उसके साथ साथ सर जो वल्नरेबल सेक्शन है SC ST और वुमेन, उनके लिए भी स्पेसिफिक स्कीमें भी चलाई जा रही हैं सर। महिला विकास के लिए कुछ योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? सर एक कन्या सुमंगला योजना है सर, एंड सामूहिक विवाह की योजना भी है सर, और प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी सर प्रावधान है। 5 थिंकर का नाम गिना दीजिए सोशियोलॉजी में जिनको आपने ठीक से पढ़ा हो। सर कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्कheim, रॉबर्ट मर्टन एंड पार्सन्स एंड अगस्त कॉम्ट। सबसे बाद में आपने नाम लिया जो समाजशास्त्र के जनक हैं। यस। इनमें 5 में सबसे अच्छे कौन लगते हैं आपको? सर सभी ने एक अलग दृष्टिकोण दिया है सर, और सोशियोलॉजी को इनरिच किया है, बट अगर एक को चुनना होगा तो सर मैं रॉबर्ट मर्टन को चुनूंगा सर। क्यों चुनेंगे रॉबर्ट मर्टन को? सर क्योंकि इन्होंने एक जो ग्रुप था उन्होंने मैक्रो पर्सपेक्टिव को दिया था, और दूसरा ग्रुप था उन्हें माइक्रो पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा फोकस किया। लेकिन रॉबर्ट मर्टन ने एक कॉम्प्रहेंसिव सोसाइटी के कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर देने का प्रयास किया और मिडिल रेंज थ्योरी को दिया, जिसमें उन्होंने माइक्रो एंड मैक्रो पर्सपेक्टिव दोनों को मिलाया। तो मुझे लगता है उनकी थ्योरी एक ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव और ट्रू पिक्चर सोसाइटी का देती है, तो सर इसलिए मुझे लगता है वो फेवरेट है सर। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है? सर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में सर वो एक भावना है जिसमें कल्चर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और हमारे समाज को यूनिटी का जो बेसिस है वो कल्चर को माना जाता है सर। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो बजट पारित किया है, यस, उसमें अच्छी खासी धनराशि आवंटित की है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मद में। बता सकते हैं कितनी धनराशि आवंटित हुई है? सॉरी सर, ये मुझे ध्यान नहीं है सर। ठीक है सर। आपने 5 थिंकर्स को गिनाते समय कार्ल मार्क्स का नाम लिया। यस सर। मार्क्स को आप इन कैटेगरीज में किस में रखेंगे जो 2 अभी कैटेगरी बनाया आपने? सर मैक्रो पर्सपेक्टिव में रखूंगा सर। मैक्रो? यस सर। मार्क्स की उनका बेसिक थॉट क्या है, बेसिक फिलॉसफी क्या है? सर उनका थॉट ये है कि सोसाइटी में जो चेंज होता है उसका कारण कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो और कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ जो मटेरियल कंडीशन है वो चेंज का कारण बनती है। तो समाज में जो कॉन्फ्लिक्ट है 2 लोगों के बीच होता है, एक हैव और एक हैव नॉट्स। तो दोनों उनके अनुसार सर दोनों का इंटरेस्ट जो है वो एंटागोनिस्टिक और कॉन्ट्राडिक्शन में होता है। तो एक समय के बाद जब जो हैव नोट्स है उनको अब ये जानकारी हो जाती है, जो अवेयर हो जाते हैं कि हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो सब मिल के सर रिवॉल्यूशन लाते हैं और एक नए समाज का सोशलिज्म और या कम्युनिज्म का निर्माण होता है सर। तो इनकी ये थ्योरी है। नहीं तो ये इस स्टेज के पहले ये संघर्ष नहीं रहता क्या? सर संघर्ष कार्ल मार्क्स क्या मानते हैं? सर हैव नॉट्स को मालूम हुआ तब संघर्ष हुआ, या ये संघर्ष पहले से चल रहा है? सर संघर्ष जो है वो मैनिफेस्ट फॉर्म में नहीं होता है सर। उन लोग को बहुत सारा एक्सप्लॉयटेशन परेशानी होते रहती है, किंतु वो लोग
ऑर्गेनाइज होके एक खुले रूप से रिवॉल्यूशन नहीं कर रहे होते हैं सर। समाज में कॉन्ट्राडिक्शन और एंटागोनिज्म पहले भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्यूट लेवल पे सर कैपिटलिस्टिक सिस्टम में होता है। जो पहले का सोसाइटी का उन्होंने सिस्टम बताया, फ्यूडल सिस्टम, वहाँ पे भी सर कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं लेकिन रिवॉल्यूशन नहीं होता है। मार्क्स ने एक बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट दिया है जिसमें वो कहता है कि मैंने सोशल थिंकर्स का क्या उनका जॉब क्या है ये बताता है, और वो कहता है कि द ओनली जॉब ऑफ ए सोशल थिंकर इज टू क्लैरिफाई द प्रॉब्लम्स। तो हम ये पूछ रहे हैं कि जानना चाहते हैं आपसे कि क्लैरिफाई द प्रॉब्लम्स का या समस्या को स्पष्ट कर देने का क्या तात्पर्य था उसका जब वो ऐसा कह रहा था? सर जो अवेयरनेस आती है, जो प्रोलेटेरिएट है या फिर जो हैव नॉट्स है, उनमें अवेयरनेस आने का बहुत सारा कारण हो सकता है। एक तो उन्होंने खुद ही बताया था कि चूंकि वो लोग कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन में काम करते हैं, सब लोग एक साथ हैं, तो उन्हें अवेयरनेस हो जाता है सर। दूसरा ये कारण हो सकता है कि एज ए सोशियोलॉजिस्ट, एज ए थिंकर, उस विचारधारा को जानने के बाद लोगों में अवेयरनेस आ सकती है कि हम लोग के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और सर कार्ल मार्क्स के बाद बहुत सारे, जैसे रशिया में हुआ या फिर चाइना में, उनकी विचारधारा को लेकर सर क्रांति हुई। तो मुझे लगता है एक टेक्निकल शब्द का प्रयोग मार्क्स ने किया है, वो शब्द याद आ रहा है आपको या पढ़ा है कहीं? एलिनेशन का यूज़ किया था उन्होंने। ना, एलिनेशन तो एक अलग प्रॉब्लम हो गई। Yes. तो डिफेक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी Yes. में आता है। उसने कहा कि क्लास कॉन्शियसनेस आ जाती है। यस सर, यस सर। हैव नॉट्स और हैव्स, दे आर क्लासेस, टू डिफरेंट क्लासेस। यस, जो सोशल थिंकर होता है वो क्लास कॉन्शियसनेस को जगा देता है। यस। ठीक है, इस पूरी चेंज की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का एक नाम दिया है उसने मार्क्स ने। वो क्या है? शुरू से लेकर अब तक और आगे भी जो परिवर्तन होते जा रहे हैं समाज में, परिवर्तन का एक विधि का उल्लेख किया है, मेथड ऑफ चेंज। सर चेंजिंग मोड ऑफ प्रोडक्शन। नो, हाउ सोसाइटी चेंजेस। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, सॉरी। यस, दैट इज डायलेक्टिक प्रोसेस। यस। तो ये बताइए, मार्क्स ने खुद ये कहा है कि मैंने ये सिद्धांत किसी से उधार लिया है। किससे उधार लिया है? सर उनका जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म था, तो डायलेक्टिक का जो उन्होंने उधार लिया था वो हेगल से लिया था। हेगल का सिद्धांत था डायलेक्टिक आइडियलिज्म का, और उन्होंने जो मटेरियलिज्म का जो था वो बोरो किया था फ्यूयरबॉक्स से सर। तो इन दोनों को मिला के उन्होंने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का सिद्धांत दिया। ठीक है मैडम, आप कुछ प्रश्न कर लें। आप जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पे कार्यरत हैं। यस मैम। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैडम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी जब हम लेते हैं तो ये माना जाता है कि सर जो आम जनता का की सोच है कि ये अलग से उनको एक और चीज़ें डाल दी गई हैं, उनके भार के उनको पे करना पड़ रहा है। इससे सरकार का ही फ़ायदा है, लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आप तो जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, आपका क्या इसमें वक्तव्य है? मैडम सरकार जो भी रेवेन्यू वसूल करती है, या डायरेक्ट टैक्स का हो या इनडायरेक्ट टैक्स का हो, उसका अल्टीमेट जो यूज़ है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही होता है। गवर्नमेंट इज़ नथिंग बट द ट्रस्टी ऑफ द मनी विच इज़ बीइंग होल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द पब्लिक। तो मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट के काम हैं उस जीएसटी कलेक्शन का उसमें यूज़ होता है। तो कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी नहीं है लोगों में, इस कारण से ऐसा बोला जाता है मैडम। तो ये क्लैरिटी लाने के लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा है, बिकॉज व्हेनेवर जस्ट वी गो इन होटल और रेस्टोरेंट तो वी ऑलवेज जस्ट सी कि जीएसटी ले लिया गया, टैक्स ले लिया गया, या कुछ ऐसे भी है। तो क्या वो सारी चीज़ों के लिए बहुत लोग कहते हैं कि ये अलग से लिए देना और ये करना, ये उनके हित में नहीं है? मैडम इसलिए होता है क्योंकि जो सर्विसेज हैं वो पब्लिक को कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस डिलीवरी में प्रॉब्लम है, तो इस कारण से लोग नाराज़ रहते हैं। और कहीं भी अगर कुछ टैक्स में इन्हांसमेंट होता है, वेदर इट्स डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो उनकी नाराज़गी अलग अलग चैनलों से बाहर आती है। तो जीएसटी उसका एक माध्यम है कि कहीं भी जीएसटी देखते हैं तो लगता है कि नहीं, हम पे एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है।
तो डू यू थिंक इज देयर एनी प्रोसीजर टू फिक्स दिस जीएसटी कि इस ये अगर ये कमर्शियल डिपार्टमेंट तो इतना जीएसटी होना चाहिए, होटल्स रेस्टोरेंट के लिए इतनी जीएसटी होनी चाहिए, क्या ये फिक्स है कि नहीं, और ये क्या करना चाहिए? मैम रेट तो फिक्स है, लाइक रेस्टोरेंट के लिए 5% है, और तो रेट तो फिक्स कर दिया गया है। तो लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा देखा जाता है कि उससे बढ़ कर के भी ले आता है और उसके लिए कहीं पे कोई सुनवाई नहीं या कुछ भी नहीं देखा जाता है, और कई बार बोला भी जाता है कि इस तरह से नहीं है क्योंकि 5% के अलावा भी लोग टैक्स ज़्यादा भर रहे हैं। मैडम जहाँ तक मैं देखा हूँ ज़्यादातर केसेस में जो लॉ है उसके हिसाब से ही लोग चार्ज कर रहे हैं, और जहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है वहाँ पे एक प्रॉपर चैनल दिया हुआ है, वहाँ पे लोग जाके कंप्लेन कर सकते हैं। सक्षम सेवा केंद्र जो है वो हर जीएसटी ऑफिस में या ऑनलाइन में भी ट्विटर के माध्यम से लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो मैडम मुझे लगता है कि सफिशिएंट रेमेडी अवेलेबल है लोगों को कंप्लेन करने के लिए। आपने अपने क्या स्ट्रेंथ बताया, क्या बताई थी? सेल्फ इम्प्रूवमेंट, रीडिंग बुक्स ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? Madam, self-realization indicates the deeper understanding of ourselves, our belief system, our value system, so that we can have the clarity of the purpose, and so that we can work efficiently in our life. So what are you doing for this? How do you come to know about that you are wrong here, you are wrong, and how do, what will be your next step according to the, whenever you are just understand, okay, this is my drawback, and in this point of view, I was not able to do that. So what were the procedure you do at your home or the free time? Yeah. Ma'am, I do meditations and also self-reflection and introspection, and this is the continuous process, and I won't say that I am a self-realized person. Certainly I am on path of this, and I try to improve myself every day. So for that I reflect on the everyday activity, whatever I have done. So on the basis of reflection, I try to improvise myself on the very next day. Okay, as we are saying in present generation that generations are going very fast, and you are saying that you are doing meditation. You do meditation whenever you just think about yourself or whatever, Yes, and it's just. So, what do you think that meditation play very much important role, and each and every youth should be learn about it, and Yes, why? I do think so, madam, because in the as you mentioned, the world is moving at a very fast pace. So to make sense of this speed, we must have the clarity. So if we don't have the clarity, we will going in the wrong direction in that very fast. So to have the clarity, we must do the meditation, so that we can pause for a second, pause for a minute, and take an independent and objective view of the situation and act accordingly. So I think this is the very important for this 21st century. Okay. Kindly tell me your views about living relationship. Madam, living relationship in India, it's legal, but Your view. my view, I think there should be freedom of choice for an individual. For as of now, if I see it is dysfunctional for our society as of now. Okay, so you are in favor of this. No, I am not in favor of this, madam. Okay. So tell me, what are the pros and cons of this living relationship according to you? The pros is there is a freedom of choice. People will feel empowered, that there is no restriction on them, and it will also put us in the league of the developed nation. So these are the pros. And cons are that the Western countries, in the Western countries and Europe, this is a very much a norm. But in India, our cultural system, our value system are very different from that of Europe. So I think the cons is that if any children is born in those living relationship, then will be a social stigma, and there will be additional burden on the women. So and for example, madam, in France there are 60% of children who are born out of the marriage. So there is a norm there. So there is no much of social stigma in Europe. But in India, it's very much there. So there will be many challenges and difficulty with the women. And also the labor force participation rate in India is very less, that is 25%, as compared to the Europe, that is 68% in 2018. So women are more dependent here in India as of now. Certainly we are moving in the right direction, but there is a lot of improvement that has to be made before we opt it as a norm in India.
Okay, one last question. You are telling that women are independent Yes, on ma'am. men. Okay. And the same simultaneously, we are talking about the women empowerment. So just elaborate and justify this both statement. Madam, on theory, on paper, if we say women are very much dependent, but if we go by the norms of society and the present reality of our society, we are still living in a patriarchal society where women are lagging behind every indicator, social indicators like labor force participation rate and sex ratio. So I think independence has been provided by the constitution, but women empowerment is still needed so that they can come at par with men. So will you take any step forward it? Definitely, madam. What will be your first step after just joining this deputy collectorate post? Madam, first I will focus on the literacy so that it can come with parity with men, and then again I will try to implement the Mahila Shakti project, which is very ambitious project. I think there is a lot of work need to be done in that project. Okay. So जनजातियों की कोई एक निश्चित परिभाषा हो सकती है? सर अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने कोशिश की है इसकी परिभाषा देने की, जैसे कि उनका अलग एक भाषा अलग होती है, लेकिन सर कोई क्यूमुलेटिव डेफिनेशन आप बताइए, जनजाति को परिभाषित करना हो तो कौन कौन से तत्व आप शामिल करेंगे उसमें? they are group of people which are closely related to each other, living in a separate place, having distinct identity and distinct languages as compared to the mainstream society. महामहिम राष्ट्रपति हमारी किस जनजाति को बिलोंग करती है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। मसाई जनजाति के बारे में सुना है आपने? यस सर। सर अफ्रीका में पाई जाती हैं सर ये। क्या तरीका है इनको ड्यू रेस्पेक्ट देने का एक दूसरे को? सॉरी, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल, क्या होता है बंद लिफाफे का न्याय? सॉरी सर, ये कोई बात नहीं, यू हैव डन वेरी वेल, यू कैन गो नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा रहा कैंडिडेचर आपका, आपके हिसाब से? सर ठीक था, बीच में एक दो बार अनकंफर्टेबल। अच्छा इंटरव्यू दिया आपने। ओके, थैंक यू सर। बढ़िया करेंगे, बस आपको छोटी मोटी चीज़ें एक दो ध्यान देने की ज़रूरत है। यस। जैसे जब बोर्ड मेंबर अंग्रेजी में सवाल करे तो आप अंग्रेजी में जवाब दीजिए। यस। अगर हिंदी में सवाल करे तो आप हिंदी में ही कोशिश कीजिए जवाब देने की। ओके सर। मीडियम आपने क्या ऑप्ट किया है, अंग्रेजी मीडियम में या हिंदी मीडियम में? सर एग्ज़ाम का मेंस का मीडियम तो इंग्लिश था, लेकिन सर लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो ऐसा कुछ चॉइस नहीं दिया गया था मुझे, मतलब दे स्टार्टेड यूजिंग हिंदी ओनली, सो आई ऑल्सो कन्वर्स्ड इन हिंदी। चलिए ये ध्यान रखिएगा कि जिस भाषा में सवाल पूछे जाए उस भाषा में आप सर अगर मतलब जैसे कभी मतलब मैं हिंदी में कभी कभी लगता है कि कोई वर्ड्स नहीं दिमाग में आ रहा है तो वो टाइम लग जाता है। तो वर्ड्स का तो आप लीजिए, वो तो ठीक है, वर्ड्स का इस्तेमाल कर लीजिए की टर्म वर्ड्स आप इंग्लिश का ले सकते हैं। ओके सर, ओके। बाकी आपका जो इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट है बिल्कुल बढ़िया है, एंट्री आपकी ठीक है। ओके सर। अभिवादन करने में थोड़ा और आप समय ले सकते हैं, कुछ सेकंड, थोड़ा थम करके आराम से करिए अभिवादन। ओके। सिटिंग पोस्चर आपका ठीक था, और जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन था शुरुआती, वो भी आपने ठीक टैकल किया। जो मिडिल फेज इंटरव्यू का था उसमें भी बिल्कुल ठीक बताया सर ने, जो सब्जेक्ट वगैरह पे सवाल किया, जो मैडम ने आपसे बातचीत की, बिल्कुल ठीक रहा आपका। यस। और फाइनल फेज में ठीक है, आप 2-3 फैक्चुअल सवालों का जवाब नहीं दे पाए, यस। उससे बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। ओके। राष्ट्रपति के बारे में जान ही लीजिए, इसलिए कि आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। यस सर, यस। तो ट्राइबल आप पढ़ते ही हैं। यस। और राष्ट्रपति आपकी जो है, यस सर, ये जानना जरूरी है। हाँ, तो जानिए उनके बारे में।
बाकी बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। पर्सनालिटी ट्रेट्स के लेवल पर भी कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, कन्विंसिंग रिप्लाई आपकी होती है, ओके सर। कंसिस्टेंसी का भी लेवल बैलेंस्ड वे में दिखा आपके अंदर, एटीट्यूड भी आपका ठीक है। ओके सर। ऑल इज बेस्ट ठीक यार, शुभकामना। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द मैडम, बेस्ट। थैंक यू।